वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए, अहम मुलाकातें कर रहे हैं। MQM का भूख हड़ताली कैंप जारी, मुस्तफा कमाल ने डरामा करार दे दिया। खुर्शीद शाह ने कैंप का दौरा किया, कहते हैं मुत्तहिदा के इतराज़ात दूर किए जाएंगे। FBI पनामा लीक्स की तहकीकात पर हिचकिचाहट का शिकार, इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात में कितनी हकीकत है, प्रोग्राम में बताएंगे। कांग्रेस ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिम्मेदार बीजेपी की मोदी सरकार को करार दे दिया। मोदी के बयान के खिलाफ बलोचिस्तान भर में शदीद एहतजाज, बलोचों ने ब्रह्मदाग पट्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम खबर के साथ में मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है आमिर डार। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से, जिसे आए तकरीबन 4 महीने गुजर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक सियासी रस्साकशी का माहौल नजर आता है। यकीनन अपोजिशन के पास बड़ा एक अच्छा मौका है और बड़ा एक अच्छा पॉइंट है अपोजिशन करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम मामला है, शायद किसी की इस तरफ नज़र नहीं है, वो ये है कि जो इदारा है FBR है, वो अपनी आंखें अपने कान बंद किए हुए हैं। मुकम्मल तौर पर हमें FBR की तरफ से खामोशी नज़र आती है। FBR वो इदारा है जिसने इस सारे स्कैम को, इसकी तहकीकात करनी है। इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अंजुम रशीद साहब। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ दूसरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फरहान शहजाद साहब, हैं सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। और डॉक्टर हुमा बकाई, सीनियर तजियाकार हैं, कराची में हमारे साथ थ्रू आउट द प्रोग्राम मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अंजुम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। क्या वजह है FBR क्यों खामोश है? पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर कुछ दिनों से खासी तनकीद आ रही है और वो 2 हवालों से तनकीद आ रही है। एक तनकीद तो यह आ रही है कि जब पनामा कंपनीज का लीक्स हुई तो अप्रैल की बात है, 4 महीने हो गए, तो पूरी दुनिया में इसका हंगामा हुआ। पाकिस्तान के बहुत से लोगों का नाम पनामा लीक्स में था। इवन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मियां नवाज शरीफ हैं, उनके अहले खाना का नाम भी था। तो तवक्को ये थी और कायदा ये था, कानून ये था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, FBR जो है, वो खुद एक्टिव होता और वो प्राइम मिनिस्टर के अहले खाना और दूसरे पाकिस्तानियों जिनका नाम है उनके बारे में मालूम करता कि उन्होंने जो कंपनियां बाहर बनाई हैं पनामा में, क्या वो कंपनियां जो पैसे बाहर लेके गई हैं वो कानून के मुताबिक हैं, उन पर टैक्स अदा हुआ है कि या क्या वो कंपनियों में पैसे जो है वो रिश्वत के पैसे तो नहीं है। इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए थी, इस पे जो है वो तहकीकात करनी चाहिए थी। और ये सिर्फ FBR की जिम्मेदारी नहीं थी, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी थी। ये उसने भी नहीं किए और FBR ने भी नहीं किए। और इन्होंने क्योंकि इसके जो सरबराह है, आपको रीजन क्या नजर आती है? यही बात मैं करने लगा था, क्या यही वजह है कि सरबराह है, वज़ीर ख़ज़ाना डार है, और इसहाक डार जो है ज़ाहिर है कि वो एक तो समदी हैं वज़ीर आज़म के और फिर वज़ीर आज़म के वज़ीर भी हैं और वज़ीर आज़म के वो हम प्याला भी है, हमने वाला भी है, सब कुछ भी है। और दूसरी एक और तनकीद जो है वो इमरान खान की तरफ से आई है कि FBR के जो एक इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर मोहम्मद इरशाद और जो है ज़ुबैर और अमजद ज़ुबैर साहब जो हैं, ये 2 ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर जो हैं, ये मियां नवाज शरीफ के, प्राइम मिनिस्टर के और उनके अहले खाना के जो टैक्स रिकॉर्ड हैं उनके अंदर टैंपरिंग कर रहे हैं, उनके अंदर हेर फेर कर रहे हैं, उसको ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि ताकि अगर कोई मुकदमा बने। पर अंजुम साहब आने से पहले मैं डॉक्टर हुमा बकाई आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप क्या समझती हैं, ये जो तूफान है हमें नहीं लग रहा कि ये थमेगा और अगला इलेक्शन हमें इसी पनामा लीक्स पर होता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या रीज़न नजर आती है, क्या वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो रस्साकशी है वो तो चल रही है, अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है, सड़कों पर आ रही है, लेकिन जो इदारा है, जो इदारे हैं जिन्होंने तहकीकात करनी है, उनकी तरफ से खामोशी क्यों है? अब तक तहकीकात का आगाज़ क्यों नहीं किया गया? क्या समझती हैं आप? देखिए, एक बात जो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब के फेवर में गई है वो वक्त है, वो टाइम है। उनको 4 महीने, जैसे आपने भी कहा, 4 महीने का वक्त मिल गया पोस्ट पनामा, और इस 4 महीने में जो एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पे सामने आई वो उनकी इलेक्टोरल कंसोलिडेशन थी, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस, और दूसरी जगह भी उन्हें कामयाबी हासिल हुई। तो जो एक कॉन्फिडेंस है सिटिंग गवर्नमेंट का, उसमें तो इजाफा हुआ है कि बावजूद इन मसाइल के और बावजूद इस बड़े एक्टिव एंटी गवर्नमेंट कैंपेन के जो चली, उन्हें इलेक्टोरल डिफीट्स नहीं हुई। दूसरी उसकी वजह यह है कि उन्होंने बिल्कुल कामला हासिल किया हुआ है इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन पे भी
और इलेक्टोरल मैनिपुलेशन पे भी, और वो इसमें कामयाब होते हैं और इसमें वो बदस्तूर कामयाब हो रहे हैं। देखिए इदारे जो हैं वो अभी उनके बरखिलाफ जाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इदारों को ये अश्योरेंस इस वक्त नज़र नहीं आती कि वो उनसे अलहदा होकर पनप पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। और इदारों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बदस्तूर उनके हाथ में, बशमूल इलेक्शन कमीशन, क्योंकि एक पब्लिक प्रेशर जो है वो मौजूद है और अपोजिशन ने बावजूद इसके कि 4 महीने गुजर गए इस इशू को जिंदा रखा है। तो पनामा का जो इशू है वो इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है डॉक्टर साहिबा, इसका मतलब ये है कि आसान अल्फाज में आम लोगों के समझने के लिए आप ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म और जो इसहाक डार हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, उनके प्रेशर की वजह से FBI अभी तक तहकीकात शुरू नहीं कर रहा। और अगर ये मामला है तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म रहेंगे, वज़ीर ख़जाना रहेंगे, तो ये तहकीकात नहीं होंगी। नहीं, ना सिर्फ ये कि उनका प्रेशर है, वो तो क्या ज़ाहिर है, और उनके पास अपॉइंटमेंट का कंट्रोल है, लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि कल उनको लगता है कि यही कंटिन्यूटी भी होगी, इन्हीं के लोगों के साथ हमें जवाबदही करनी है, तो इनके खिलाफ खड़े होते हुए वो लोग कतराते हैं। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी जो आज आपको करता हुआ नजर आता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेट है, ये स्टेट की डिसफंक्शनिंग है कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है उसके लोग जो हैं वो स्टेट से वफादार होने की बजाय वो प्राइम मिनिस्टर से या एक्स से या बी से या मोहम्मद बशीर से या ज़मीर अहमद खान साहब से उनसे वफादार है। तो ये स्टेट की वीकनेस है, ये वीक स्टेट की एक अलामत नहीं है। और वो जो और जो डेमोक्रेसी बिल्कुल मॉडर्न इदारे कमजोर हैं और हुकूमतें मजबूत हैं। मतलब अभी पिछले दिनों पूरी पीटीवी की डिबेट क्या थी, पीटीवी की ये डिबेट थी ना कि जी जब ऑपोजिशन के लोग तकरीर करने खड़े हुए तो पीटीवी ने वो नहीं दिखाया। पीटीवी स्टेट का इदारा तो नहीं है, हुकूमती इदारा तो नहीं है ना, स्टेट का इंस्टीट्यूशन है। तो ये कमजोरी तो आपको हर जगह नजर आती है। और जो बेसिक जरूरत है कि पाकिस्तानी स्टेट जो है वो इम्पर्सनल होनी चाहिए, वो किसी पर्सन की जाती मुलाजिम या जाती दोस्त या जाती रिश्तेदार या जाती ताल्लुक वाली नहीं, बल्कि इम्पर्सनल होनी चाहिए, जिसके नज़दीक तमाम पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए। और अगर जो है वो पैसे जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की कंपनी में है तो उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और पैसे जो मोहम्मद बशीर की कंपनी में है तो उसकी भी इंक्वायरी। अच्छा अंजुम साहब, मैं चाहूंगा फरहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वजह फरमा रहे, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब अगर इजाजत हो मैं आपकी तरफ वापस आऊं, हमारे एक मिनट दीजिए। जरूर। जो चीज मुझे होती हुई नजर आ रही है वो ये है कि जो एविडेंस जमा हुई है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, बदस्तूर उनके अपने स्टेटमेंट्स जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिए और दूसरी जगह दिए, वो इस कदर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि ये जो एविडेंस अब कल्मिनेट होकर उनके लिए मसाइल खड़े कर सकती है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इदारे आपको वो एविडेंस देंगे जिसके तहत आप नवाज शरीफ साहब को के गले में फंदा डाल सकेंगे या इस चीज का एहतसाब कर सकेंगे, तो वो मुझे होता। लेकिन डॉक्टर साहब असल एविडेंस तो वही है ना जो इदारों के पास हैं, जो FBI के पास हैं, या उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कागजात जमा करवाए गए हैं। असल एविडेंस तो वही है ना। नवाज शरीफ साहब फरहान कुछ भी बात कर लें, लेकिन असल एविडेंस वो बिल्कुल फरहान साहब की तरफ चलते हैं। फरहान से पूछ लेते। अच्छा फरहान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है हमसे कि आप भी यही सोच रखते हैं कि FBI को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया FBI ने? जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये इमीडिएटली सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों को कुछ तनाजुर में देखना होगा कि डॉक्टर इरशाद साहब की 22वें ग्रेड में तरक्की, ये उनके इस सारे कारनामे की उनको नवाजिश की गई और उनको इनायत किया गया कि आपने जो सरकार और सरकार की मशीनरी के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी तो उनको आउट ऑफ द वे ये प्रमोशन दी गई है। और उसके नीचे 12 से 13 अफसरान मौजूद हैं जो कि इनसे सीनियर्स थे, उनको ये 22वां ग्रेड नहीं दिया गया। और चंद माह में आप इनको शायद चेयरमैन की पोस्ट पे भी देख लेंगे। ये मैं आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से 3 माह पहले बता रहा हूँ कि नेक्स्ट चेयरमैन की कंप्लीशन ऑफ टाइम के बाद इनको मजीद प्रमोशन चेयरमैन तक भी दी जा रही है। अच्छा, और तरक्की भी अभी मिली है? जी, तरक्की भी अभी 22वें ग्रेड में दी गई है। फरहान, ये डॉक्टर इरशाद वही हैं जिनके बारे में इमरान खान कह रहे हैं कि डॉक्टर इरशाद और अमजद जुबैर साहब जो हैं इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और उनके अहले खाना
के रिकॉर्ड के लिए जो टैक्स रिकॉर्ड है उसके अंदर टेम्परिंग किया, हेर फेर किया। जी बिल्कुल, ये उन्हीं खिदमात का इनको सिला दिया गया है और अभी से और आइंदा इसको मजीद अपडेट किया जाएगा। अच्छा फरहान, इसमें कितनी दूसरी बात ये थी कि आमिर साहब, बात जब तक कोई होती है तो ही बाहर आती है, अदरवाइज़ ऐसे इल्ज़ामात कभी भी इससे पहले नहीं आए थे। अगर ये 96 से रिकॉर्ड मौजूद था तो 2016 20 साल इस रिकॉर्ड को वहाँ पे मौजूद हो गए हैं। अगर ये इससे पहले ये काम किया गया होता तो शायद उस वक़्त ये बात बाहर आती। तो पनामा लीक्स के हवाले से इस रिकॉर्ड को टेम्पर करना उनके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि उस वक़्त ये रिकॉर्ड मैनुअली फ़िल किया जाता था, मैनुअल फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट किए जाते थे। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड वो 2007 से और 2009 से सबमिट होना शुरू हुआ और उस वक़्त वेल्थ टैक्स का वजूद था और इन्होंने जो अपने गोशवारे जमा करवाए होंगे वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने या अपने भाई के या जो बिजनेसमैन मौजूद हैं इनके ख़ानदान में उनके सिर्फ जमा करवाए गए। उसमें ना ही इनके बेटे ना इनकी बेटियां मरियम नवाज़, हसन या हुसैन, इनका कहीं पे भी कोई वजूद आज तक नहीं आया और ना ही ये नाम सुना गया कि इन लोगों ने कभी भी टैक्स की मद में कोई गोशवारा जमा करवाया या इन्होंने टैक्स की मद में कोई पैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाए। दूसरी बात जो अंजम साहब ने सेकंड फेज पे चले गए कि ये पैसे यहाँ से बाहर कैसे ट्रांसफर हुए। एक सेकंड फरहान साहब यहाँ रुकिएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि टेम्परिंग ये की गई है कि जो 2007 से पहले का रिकॉर्ड है एफबीआर का, उसमें मरियम नवाज के का नाम भी डालकर उसके खातों में ये पनामा कंपनीज की कुछ चीजें डाल दी गई हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सोर्सेज की बात आपने की कि यहाँ से पैसे बाहर कैसे ट्रांसफर किए गए, तो ये तो एक इलीगैलिटी है। पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पे पैसे वो वजूद में थे या नहीं थे। अगर यहाँ पे उनके पास ये वाइट इनकम मौजूद होती तो वो यहाँ से पैसे बाहर भिजवा सकते थे, वो भी लीगल वे में। ये दोनों एक डिफरेंट स्टेप्स हैं टैक्स के हवाले से। तो पहला सवाल के लिए उन्होंने यहाँ पे मैनेज किया कि 96 के डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर किया जाए ऑनवर्ड, और उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के अपने वेल्थ स्टेटमेंट में और उनके बच्चों के भी एसेट्स दिखाए जाएं, ताकि कल को पनामा लीक्स के हवाले से कोई इंक्वायरी भी हमें कंडक्ट करनी पड़ती है तो हम आवाम को दिखा सकें और उस इंक्वायरी कमेटी के सामने साबित हो जाए कि हमारे पास इतने अरबों रुपए तब मौजूद थे जो कि मरियम नवाज के अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफर किया गया। 2002 से और 2013 तक का तो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड में मियां नवाज शरीफ ने कोई डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं कराया, तो वो जगह जो खाली थी उस खाली जगह में जो है, क्योंकि उसकी कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं है, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है, तो वो इन्होंने जो है, आप कह रहे हैं कि वो मैनुअल रिकॉर्ड था, हाथ से बना हुआ रिकॉर्ड था, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड नहीं था, उसमें जो है मरीम नवाज के और जो इसकी डिपेंडेंट है उसके खाते जाहिर कर दिए हैं कि अगर जो है अदालत में मामला जाए भी तो ये कहें कि हमने मरीम नवाज के वो उसमें पैसे शो किए हुए हैं। अच्छा फरहान साहब, आपने सवाल सुन लिया होगा, इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। ग्रे एरिया की तरफ फरहान साहब ने तस्करा किया है, निशानदेही की है, और जिस हवाले से सवाल अंजुम रशीद साहब ने किया इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फरहान शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। फरहान, ब्रेक पर जाने से पहले अंजुम साहब ने आपके सामने सवाल रखा था, बड़ा ही जामे सवाल है, बिस्मिल्लाह कीजिएगा, क्या कहेंगे? मुझे वो सवाल काइंडली रिपीट कर दें क्योंकि आवाज़ शॉर्टली अगर आप तो इस वजह से मैं माजरत चाहूँगा। फरहान साहब, क्या टेम्परिंग ये की गई है कि जो एक तो के मरियम नवाज का टैक्स रिकॉर्ड पहले मौजूद ही नहीं था, अब वो टैक्स रिकॉर्ड क्रिएट करके उसमें जो है वो एक असासे जाहिर कर दिए गए हैं? जी, ये टेम्परिंग दोनों तरह की गई है, क्योंकि जब तक उनके वालिद साहब के अकाउंट में वो पैसे मौजूद नहीं होंगे तो वो अपनी औलाद को गिफ्ट नहीं कर सकते। इसीलिए पहले मियां नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में उतने पैसे जनरेट किए गए उनके बिज़नेस से या उनकी वेल्थ स्टेटमेंट में। लेटर ऑन उन्होंने अपने बच्चों के नाम उतने ही पैसे गिफ्ट या ट्रांसफ़र की मद में वो पैदा किए गए और उनको ट्रांसफ़र शो किया गया। ये इन डॉक्यूमेंट्स में टेम्परिंग के साथ
फ्यूचर प्लानिंग की गई है कि पनामा लीक्स के हवाले से जब भी ये बात सामने आए तो ये बता दिया जाएगा कि इन बच्चों को ये पैसे इनके वालिद साहब ने गिफ्ट किए हैं और इनके वालिद साहब के पास ये तब से हैं जब से ये स्टील मिल इन्होंने शुरू की हुई है। और FVR ने ये कह के सिर्फ माजरत कर ली कि हम 6 साल से पुराना कोई भी रिकॉर्ड उसको ओपन नहीं कर सकते, जबकि ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ आम टैक्स पेयर के लिए और गरीबों के लिए है। किसी भी ब्यूरोक्रेट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के लिए इस पे अमल नहीं किया जाता। आज तक आपने किसी भी ब्यूरोक्रेट, MPA, MNA, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का केस टैक्स ऑफिस में ओपन होते हुए नहीं सुना। पिछले कई सालों में आपने किसी भी मिनिस्टर का बैंक अकाउंट अटैच होते हुए नहीं सुना। उनके ख़िलाफ़ कभी भी कोई टैक्स की कार्रवाई होते हुए आपने नहीं सुनी, क्योंकि वो सब दूध के इतने धुले हुए हैं कि वो तमाम अपना टैक्स जो है वो प्रॉपरली अदा करते हैं और वो समझते हैं कि सिर्फ़ जो हमें पार्लियामेंट से सैलरी मिलती है उसी में हमारा गुजारा होता है और हम उसके मुताबिक वो 5,000 रुपया टैक्स पे करके तो हम अपने आप को वाइट कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हर महकमे की ये बदकिस्मती है हमारी कौम की कि वो तमाम कवानीन सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी के लिए, आम टैक्स गुजार के लिए और जनरल पब्लिक के लिए हैं। ना ही FIA ने इस पर कार्रवाई की, नैब भी इसमें खामोश है। FVR ने कितनी जल्दी इसकी क्लैरिफिकेशन आपके सामने दे दी वो तमाम आपने देखा है। ना कोई इंक्वायरी की गई, ना ही इस पे किसी ऑफिसर को कंडक्ट किया गया और ना ही किसी को ऑथोराइज़ किया गया कि वो प्रॉपरली इसकी इंक्वायरी करके कोई रिपोर्ट देता कि इसमें हकीकत क्या है, सदाकत क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का इंक्वायरी कैसे होगी? फरहान साहब, तो फिर ये जो अभी मियां नवाज शरीफ ने गोशवारे जमा करवाए हैं इस इलेक्शन में 2013 के, उसमें तो इन्होंने जाहिर नहीं किया हुआ कि मरीम नवाज के पैसे हैं, तो उसमें कैसे डालेंगे? वो तो कंप्यूटराइज है। पिछले सालों में उन्होंने मरीम नवाज़ के जब इंडिविजुअल वेल्थ स्टेटमेंट जनरेट की होगी तो उसी सूरत में मरीम नवाज़ ख़ुद अपना जवाब देंगी कि मेरे ये पैसे वालिद साहब के सामने आए, क्योंकि मरीम नवाज़ ने तो इलेक्शन कमीशन के सामने ये असासे नहीं जाहिर किए, ना ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना ही उनके ये इलेक्शन कमीशन के पास गोशवारे मौजूद होंगे। इसीलिए क्योंकि उनका नाम ही एज ए ट्रस्टी पनामा लीक्स में भी मौजूद है, उन्हीं के नाम पे ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए। इसीलिए ये पैसे उनकी हद तक वहाँ पे ख़त्म हो गए कि जब उनके वालिद साहब ने अपने बच्चों को वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो मियां नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन के गोशवारों में मौजूदा में वो पैसे कहीं पे भी शो नहीं हो रहे होंगे कि उनके बच्चों के नाम ये असासाजात मौजूद हैं। कल को वो ये क्लेम करेंगे कि मेरे बच्चे ख़ुद से सेल्फ टैक्स पेयर हैं, वो इंडिपेंडेंट हैसियत रखते हैं, आज़ादाना हैसियत में टैक्स गुजार हैं, इसलिए वो अपने गोशवारों के और अपने असासाजात के खुद जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये कि मरीम नवाज भी क्लियर हो जाएंगी अगले इलेक्शन लड़ने के लिए या अगला प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? जी बिल्कुल, उनको ये कोशिश की गई है कि अपने तमाम बच्चों को भी इसके साथ साथ बल्कि क्लियर कर लिया जाए और आइंदा से इनके जो पनामा ऑफशोर कंपनीज़ के असासाजात हैं वो भी वाइट कंसीडर किए जाएं और उसके लिए उन्हें 4 माह का टाइम पहले मिल गया है और मज़ीद ये टाइम वो गेन करते जा रहे हैं ताकि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन ये जो सारी आखिरी सवाल, अच्छा फरहान साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पनामा कंपनीज पे जो जिन टीआरस के तहत इमरान खान और पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, अगर इंक्वायरी कमीशन बन जाए और सबसे पहले मियां नवाज शरीफ की इंक्वायरी हो भी जाए तो भी मियां नवाज शरीफ क्लियर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, उसी के लिए तो ये सारा टाइम गेन किया गया, इसी के लिए इनको मुज़ाकरात में उलझाया जा रहा है कि इस दौरान वो यहाँ भी और बाहर भी अपनी कंपनियों के जो सोर्सेज हैं उनको रिकंसाइल कर लें और कभी भी ये इन फ्यूचर इनको अगर इंक्वायरी का सामना करना भी पड़ गया तो वो इसमें से नीट और क्लीन निकल आएंगे। लेकिन अगर मरीम नवाज ने अपने असासों के ऊपर पैसे इनकम टैक्स अदा ही नहीं किया हुआ तो वो पैसों की पेमेंट कैसे शो करेंगे? वो इनकम टैक्स ने पहले ही माजरत कर ली कि हम 6 साल से पीछे जाके कहीं पे भी किसी का भी टैक्स गुजार का कोई खाता नहीं खोल सकते और मरीम नवाज ने वो सिर्फ बाप से अपने गिफ्ट शो किए होंगे और इसके अलावा उन्होंने कोई अपना बिजनेस शो नहीं करना, या वो अपनी कोई पुरानी बाप दादा की प्रॉपर्टी सेल करके शो करेंगे कि ये पैसे हमें वहाँ से आए, हमारे दादा ने गिफ्ट किए या उन्होंने बिज़नेस इतना किया कि वो उन सालों में ये हमें जाते हुए ये पैसे गिफ्ट कर गए। उस वक़्त FVR इनका कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि 6 साल से पुराना वो कोई भी टैक्स रिकॉर्ड
ओपन करने की पोजीशन में नहीं है, जिसके लिए शुरू में ही आज से आप 3 माह पीछे चले जाएं वो माजरत कर चुके हैं। ठीक है, चलें इस पर मुझे डॉक्टर हुमा बकाई आपकी भी एक टेक लेनी है, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले, ब्रेकर का जा रहा है, वापस आते हैं। डॉक्टर हुमा साहबा के सामने सारी सिचुएशन आपने सुन ली, फरहान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसे क्लियर किया है। आपका क्या मौक़िफ़ है जानने की? एक छोटा सा वक्फा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर हुमा बकाई कराची से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने फरहान साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी तफसील से उन्होंने सारा जो माजरा है वो सामने रखा। इनकी बातों से यूँ लगता है कि जिस तरह अंजुम साहब ने इशारा किया कि वो वक्त करीब है जब मियां नवाज शरीफ और उनकी जो साहबजादी हैं और जितने भी नाम आए हैं सारी पनामा लीक्स में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अपोजिशन सड़कों में जाती है जाए, अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाती है जाए, लेकिन सबको क्लीन चिट मिल जाएगी। ये क्या सिस्टम है? क्या क्या कहेंगे आप? नहीं डॉक्टर साहब, क्या आप सवाल करना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, आप सवाल करना चाहती हैं फरहान साहब से? नहीं, फरहान साहब से नहीं मैं सवाल करना चाह रही अंजुम रशीद साहब। एक सवाल बहरहाल मेरे जहन में था कि एक जो रेफरेंस फाइल हुई हुई है वो कैप्टन सफदर के भी खिलाफ हुई हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी बीवी के असासे शो नहीं किए। तो इतना आसान नहीं होगा ये मैनिपुलेशन। लेकिन जो बात मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ अंजुम रशीद साहब और आमिर, वो ये है कि जो PMLN की हुकूमत है उसने एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई है पनामा से अपने आप को निकालने की। तो एक स्ट्रेटजी तो बिल्कुल यही है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो वक्त हासिल करें। पहली स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि वक्त हासिल करें, इसको तूल दें। तो इसलिए उन्होंने कमेटी भी बना दी, TORs पे भी बहस शुरू हो गई, नवाज शरीफ साहब बाहर भी तशरीफ ले गए, वक्त उन्होंने हासिल कर लिया। दूसरी उनकी स्ट्रेटजी थी इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन, वो मुस्तकिल करें, जिसका आपने अभी बहुत तफसील से जिक्र सुना। और मेरा ख्याल है वो कम अज़ कम एक ऐसी शक्ल ज़रूर इसको दे देंगे कि वो उन्हें किसी तरह का डैमेज कंट्रोल फराहम कर दे। हालांकि जो एविडेंस उनके खिलाफ मौजूद है वो ऐसी है कि उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। इसमें वो रेफरेंस भी शामिल है जो चीफ जस्टिस साहब ने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने दिया। तो मेरा ख्याल है ये बातें तो अपनी जगह मौजूद, लेकिन जो थर्ड सबसे अहम स्ट्रेटजी इन्होंने इस वक्त अपनाई है वो है बैकडोर डिप्लोमेसी पीपल्स पार्टी के साथ। जो चौधरी निसार साहब ने पिछले दिनों स्टेटमेंट्स दिए और उसके बाद जो आपने ताल्लुकात में तलखी देखी, उसके बाद ऐसा लगता है कि ऐसा लगता नहीं बल्कि मैं वसूख से कह रही हूँ कि राब्ते हुए नवाज शरीफ और जरदारी साहब के बीच में, और उन राब्तों के बाद ये फैसला किया गया कि जी ये आप डैमेज कंट्रोल करें, सूरत हाल को आप बेहतर करें, वरना हमें स्ट्रीट पर जाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि आप बहुत वाज़ेह चीज़ें आपने देखी। खुर्शीद शाह साहब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया स्टेटमेंट्स का पार्लियामेंट पे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उस पे स्पीकर साहब ने भी एक बहुत अहम किरदार अदा किया। इसी तरह जो अचकज़ई साहब की सिचुएशन थी उसको भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे हैंडल किया गया। तो ये कई जगह से अपने आप को संभाल रहे हैं और समेट रहे हैं सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए। इमरान खान साहब इस वक्त सोलो फ्लाइट लेना नहीं चाहते, और जो उनका सबसे बड़ी सपोर्ट है जो स्ट्रीट पर उनकी सूरत हाल को कामयाब कर सकती है, वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है। आपको याद है पिछले धरनों में भी अगर पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट दे देती और हुकूमत को बेल आउट ना करती तो ये हुकूमत उस वक्त भी गिर जाती। और उस वक्त तो इदारे भी आपको पता है नर्वस हो गए थे, पुलिस ने इनकी बात मानना छोड़ दी थी। इस वक्त इदारों जो हैं उनका ये ख्याल अच्छा, डॉक्टर साहब आपने जो डॉक्टर साहब मैं क्विकली पूछना चाहूँगा फरहान शहजाद से, आपने जो इशारा किया जो सफदर हैं उनकी तरफ, कैप्टन सफदर की तरफ, क्या फरहान साहब इतना ही आसान होगा जिस तरह आपने जिक्र किया मियां नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज का? क्या जो तीसरा केस है, तीसरा पॉइंट है कैप्टन सफदर वाला, वहाँ से निकलना भी इतना ही आसान होगा उनके लिए? देखिए, आसान या मुश्किल की बात ये उनके लिए है जो आम आवाम है, जो लोग ख़ुद गवर्नमेंट में मौजूद हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तमाम लोग जब इनके फैमिली के, इनके घरों के लिए, इनके घरों के मेंबर्स हैं, उनके लिए ये काम करना मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल मेरे और आपके लिए है, क्योंकि अगर हमने लीगल भी वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लेना हो तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर FER यही कहता है कि ये तमाम जो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जब आम आदमी के ये टैक्स गोशवारे या उनकी अमाउंट्स या उनके अकाउंट्स की अटैचमेंट को मीडिया पे सरेआम नशर करते हैं, क्या उस वक़्त इन्हें ये सीक्रेसी का कवानीन ये याद नहीं रहते? क्या उस वक़्त इन्हें उस टैक्स गुजार की इज़्ज़त का नहीं ख्याल होता
कि ये करना चाहिए या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इन्होंने एक तरफा ये कार्रवाई करते हुए मियां नवाज शरीफ और उनके फैमिली को क्लीन चिट यहीं पे दे दी। इसका क्या मकसद है कि इन्होंने उनके रिकॉर्ड में टेम्परिंग की है या करने की कोशिश की है। मुझे जल्दी से एक चीज बताइए। अभी इनको किसी ने क्लीन चिट दी नहीं है, मैं माजरत के साथ यहाँ कहूंगी, किसी ने इनको क्लीन चिट दी नहीं है। ये क्लीन चिट हासिल करने की कोशिश है, ये वो काविशें हैं, ये वो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है जिसमें इस वक्त ये हुकूमत मुलव्वस है। और अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को खुद एहतसाबी के अमल के हवाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ हो गया, इतना झूठ खुलकर सामने आ गया। इसके बावजूद एक अगर बहुत जिम्मेदार ऑफिसर ये बैठ के कह रहा है कि ये इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जो ताकतवर हैं, वो किसी का कत्ल करके भी उससे फरागत हासिल कर सकते हैं, तो जी डॉक्टर साहब यही वो बात कर रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि क्लीन चिट मिल सकती है, बात ही बेकार है। डॉक्टर साहब यही बात कर रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है। हम ये कतई तौर पे नहीं कह रहे कि आज क्लीन चिट मिल गई, बट ये उनकी एक कोशिश है जो 2-3 माह के बाद और ये पुरानी हो जाएगी और ऐसे ही लगेगा कि शायद ये काम भी नहीं किया गया। क्योंकि ये बात अगर इमरान खान साहब ने की या किसी ने ये सामने लेके आए तो ये बात बाहर निकलते निकलते अब यहाँ तक पहुँची है कि इस दौरान ये कोशिश की जा रही है या की जा चुकी है और आइंदा भी इसमें वो मजीद कोशिश। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फरहान शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई कराची स्टूडियोस में मौजूद रहेंगी। नाज़रीन छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे। सिंध की दूसरी बड़ी जमात MQM एक बार फिर से सड़कों पर है, लेकिन इस बार उनका जो एहतजाज है उसका अंदाज मुख्तलिफ है। अब ये जो मौजूदा एहतजाज है ये क्या रंग लेकर आएगा? क्या उनके जो मुतालबात जो साल से वही मुतालबात हैं, वही पुराने मुतालबात हैं, इस दफ़ा रिजल्ट कोई नया निकलेगा? इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अंजुम साहब क्विकली मुझे ये बताइएगा, MQM सड़कों पर है एक बार फिर से और भूख हड़ताली कैंप भी लगाया, क्या ये MQM के साथ ज्यादती हो रही है या जिस तरह मुस्तफा कमाल ये कहती हैं कि ड्रामा हो रहा है? देखिए, कराची सुलग रहा है, कराची तकलीफ में है, कराची नॉर्मल नहीं है और कराची में जो है वो अभी बज़ाहिर MQM जो है वो बेबस नज़र आ रही है। और MQM का ये स्टाइल नहीं है कि वो भूख हड़ताल करे, वो दबे भूख हड़ताल करे। वो सड़कों पे आती थी, वो एहतजाज करती थी, वो आग लगाती थी, वो फायरिंग करती थी और वो बसों को आग लगाती थी और वो सड़कें जैम कर देती थी, स्कूल बंद हो जाते थे, मार्केटें बंद हो जाती थी। अब उसका रवैया बदला है और इस बदलने की वजूहात जो है वो बहुत सी हैं, लेकिन MQM जो है वो शिकायत कर रही है रेंजर्स के खिलाफ। जबकि देखें, पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो तो गई है उनके पास, और जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई है तो सत्तार फारूक ने कहा है कैसे लगा जैसे पाकिस्तान साहब आपने जो बात की कि MQM बेबस नजर आ रही है। चलो टाइम हमारे थोड़ा गेस मैंने लाइन गेस से बात कर कि MQM जो है माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है वो पीपल्स पार्टी को मुश्किल वक्त भी देती रही है। आज ऐसा लग रहा है कि MQM एस्टेब्लिशमेंट से तंग है या पता नहीं क्या है। MQM अभी खुल के बोल भी नहीं रही है। चलिए ये बिल्कुल जानते हैं, हमारे साथ कमाल मलिक साहब हैं, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के और राब्ता कमेटी MQM के भी मेंबर हैं। कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या वजह है, जिस तरह अंजुम साहब कह रहे हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि MQM अब बेबस नजर आ रही है, ये MQM का अंदाज नहीं है एहतजाज करने का कि आप भूख हड़ताल करें, अपना एक बड़ा कमजोर सा जेस्चर आप दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कमाल साहब आपको आवाज आ रही मेरी? मेरा ख्याल है कमाल साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। चलें हम उतनी देर बढ़ते हैं डॉक्टर हुमा की जानिब। ये सवाल जो है डॉक्टर हुमा बकाई साहब से कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि MQM जो है वो उसका ये स्टाइल नहीं है, तो MQM क्या बेबस है कि वो भूख हड़ताल पे आ गई है और तादाद में मर्द भूख हड़ताल पे आ गई है? वो सड़कों पे जाने की बजाय, मार्केटें बंद करने की बजाय, बसों को आग लगाने की बजाय, फायरिंग करने की बजाय वो ये इस तरीके पे आई है? देखिए, MQM पोजीशन ऑफ वीकनेस में तो है, ये बात, इस बात में तो कोई इबाम मौजूद नहीं है। और जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया अब वो MQM नहीं कर पा रही इस शहर में, उसकी लार्जली वजह रेंजर्स की प्रेजेंस भी है
और जो ग्राउंड पे उनका तंजीमी ढांचा था उसको बड़ा सख्त धचका मिला है। उनके कारकुनान जो हैं वो जेलों में हैं, अब उनके पास ऐसा कोई, वो हुकूमत में नहीं है तो उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिसके तहत वो अपने कारकुनान को ये अश्योरेंस देते थे कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तो उनके कारकुनान छुपते फिर रहे हैं। मेरी जिन लोगों से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बात होती है वो ये कहते हैं ना सिर्फ ये कि कारकुनान बल्कि जो सपोर्टर्स हैं MQM के वो भी आजकल अपने घरों पे नहीं सोते हैं, वो खौफजदा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब माजरत, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ MQM डॉक्टर साहब माजरत, कमाल मलिक साहब के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था, अब दोबारा से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कमाल मलिक साहब, आपसे सवाल ये किया था, क्या वजह है MQM हमें बेबस नजर आती है, कमजोर फील होती है, आपका जो रवायती अंदाज था जिसपे आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होती थी अब वो नजर नहीं आता, क्या वजह? दीवार से लग चुके हैं आप खुद भी, खैर MQM इसका गिला करती नजर आती है। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, आपका मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, आप कौन साहब हैं, क्या नाम है आपका, जरा साहब नाम बताइए अपना। जी आमिर डार मेरा नाम है। आमिर इबाद। जी आमिर डार। कमाल मलिक साहब टाइम थोड़ा है, इंशाल्लाह आप दोबारा किसी दिन प्रोग्राम में आएंगे। आमिर डार, डार, ओके 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 मेरे भाई, ओके ओके मैं समझ गया। आमिर डार साहब बात कर रहे हैं। देखिए आमिर डार साहब, मसला इस वक्त सूरत हाल ये है कि MQM जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमारी जमात का नाम है और ये 1984 में वजूद में आई थी और उस वक्त इसका नाम महाजिर कौमी मूवमेंट था। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों पर मुश्तमिल थी। उस वक्त हमें इस कराची में और हैदराबाद में, सिंध के शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और हमने 1987 का इलेक्शन, जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन था, हमने वो महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से हमने लड़ा था और उसमें हमने कराची और हैदराबाद में क्लीन स्वीप किया था और हमारे कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार जो इस वक्त हमारे पार्लिमानी लीडर हैं वो मुंतखब हुए थे मेयर की हैसियत से, और इसी तरह हैदराबाद में आफ्ताब अहमद शेख जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे मेयर की हैसियत से। उसके बाद हमने 1988 में पहला जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था और हमने कराची और हैदराबाद में क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद हमने 90 में भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था और 90 में जो है हमने क्लीन स्वीप किया था दोनों शहरों में, और मीरपुर खास से भी हमने एक सीट कौमी असम्बली की हासिल की थी 90 के बाद। फिर उसके बाद 1992 में हमारे ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत किया गया, एक फौजी ऑपरेशन किया गया था। उस वक्त के जो फौज के सरबराह थे उन्होंने जो है ऑपरेशन मुसल्लत किया और हमारे ऊपर जो है ना बिला जवाब जो है मासूम लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आपको पता उस जमाने में हमारे पास जिनापुर के इल्जाम लगे और बाद में फौज के अफसरान ने आकर टीवी पर यह बात का ऐलान किया। टाइम चूंकि थोड़ा है, गलत था, मनगढ़ंत था। और मलिक साहब टाइम, बड़ी माजरत, आज हमारे पास टाइम थोड़ा है, 2 मिनट रह गए। दीवार से क्यों लगाया गया और तमाम लोग आपके मुखालिफ क्यों हैं? आपने जुमला किया तो मैंने वो जुमले के लिए मैं तभी तो बांधूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा तो सही कि क्यों हमको आइसोलेट किया जा रहा है। अब मैं चले, आप इतनी लंबी बात नहीं करता। उसके बाद आप लोगों ने ही कहा कि जी MQM के ऊपर जो इल्जाम था जिनापुर का वो गलत था और MQM को सिर्फ पीछे करने के लिए ये काम किया गया। तो उसके बाद हमने अपने नाम को तब्दील किया और हमारी जमात महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में तब्दील हुई। हमारी जमात में पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, महाजिर, गिलगिती, कश्मीरी तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेनेटर जो हैं, 8 सेनेटरों में 3 सेनेटर जो हैं वो गैर महाजिर हैं, 2 पंजाबी हैं और एक जो है पख्तून है, आपको पता है। इसी तरह हमारे पार्लिमानी जो हमारी कौमी असम्बली है उसमें भी कई मेंबरान जो हैं वो गैर उर्दू बोलने वाले हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली में भी कई लोग सिंधी, बलोच और हजारे वाले हैं। तो मकसद मेरा कहने का, बताने का ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, पंजाब हमसे जो है ना वो दूर हो चुका है। फ्रंटियर में KP की हुकूमत है, इमरान खान साहब हमारे मुखालिफ हुए हैं। इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी हमारे मुखालिफ है। और इसी तरह बलूचिस्तान में जो हुकूमत है उसके भी कुछ वज़रा जो है वो आए दिन महाजिरों के खिलाफ और महाजिरों की मुत्तफ़क़ा जमात MQM और महाजिरों के गैर मतनाज़ा लीडर अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ हज़र सराई करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में रहने वाले जितनी हुकूमतें और जितने ज़बान, रंग और नस्ल के बोलने वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम ये सिंध के रहने वाले 3 करोड़ उर्दू बोलने वाले जो उर्फ़ आम में अपने आप को महाजिर कहते हैं उनके खिलाफ हो गए हैं। अब मुझे बताइए कि हमने ऐसी कौन सा जुर्म कर लिया, हमने ऐसी कौन से हम सजावार हो गए कि हमारे साथ